उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के स्रोत। इसके मुख्यतः 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे में गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा और जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 भागों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 ऋचा तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के मंत्रों के लिए बलि के समय अनुपालन किए गए नियम, इसको यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वव्यू कहते हैं। अथर्वव्यू यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद यहाँ गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को
उद्रात्र कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र और सामान्य मनुष्यों के लिए विचार, विश्वास और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्र कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्र कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता है लोमहर्ष। लोमहर्ष इसके रचयिता है पुराणों तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन से संबंधित है और सबसे पुराना पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण करता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और समकालीन संबंधों का विवरण करता है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। यहाँ 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 18 प्रकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक थी राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय के बारे में चचनामा में लिखा गया है।
अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरानी राजवैद्य था। टेसियस भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाह पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्टरस, आस्टोबुलस के विवरण प्रामाणिक हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत था सीरियन का, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के से संबंधित है। डायोनिसिस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी 2री शताब्दी में। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण दिया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक थे फाहियान। यहाँ चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में चीनी लेखक फाहियान ने वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया है फाहियान ने। संयुगन, यहाँ 518 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। हेनसांग, यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यहाँ भारतीय राज्य कपिशा पहुँचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वहाँ बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था।
इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसिंग यहाँ 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी यहाँ महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद और तहकीक हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अन्य लेखक है तारानाथ, यहाँ एक तिब्बत लेखक है। इसने कंगुयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तारानाथ ने इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है। मार्को पोलो यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस की वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खाकेल ने बनवाई थी। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने बनवाया था। प्रयोग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने बनाया था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने बनवाया था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख में दी गई है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें से उतरने की सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारशापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसने संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्यकामेडू पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आर्यकामेडू पुदुचेरी के निकट है, उससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आर्यकामेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं।